सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर सीरीज के 9वीं वीडियो है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इतने सारे क्वेश्चन आंसर क्यों कर रहे हैं। दरअसल क्वेश्चन आंसर से ही जो है आपकी जो एफिशिएंसी है, आपका दिमाग खुलता है और दिमाग खुलने के बाद फिर पेपर में भी हम अच्छा नंबर कर पाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा में चर्चा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है यदि चर्चा के विषय यदि चर्चा के विषय क्या हो। यदि प्रभावी बनाना हो तो चर्चा के विषय क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर, बताइए। तो इनमें से चार में से कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये डी हो जाएगा उत्तर। विद्यार्थियों को पहले ही सूचित कर दिया जाए, है ना। चर्चा के विषय को यदि हम पहले ही सूचित कर देंगे तो वो विद्यार्थी भी कुछ पढ़ के आएंगे और आप भी बताएंगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा फिर, है ना। फिर आगे चलते हैं। शिक्षण वृत्ति के आरंभ में ही निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। शिक्षण का प्रोफेशन में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है, ये पूछ रहे हैं, जिसमें शिक्षक की सफलता निहित होती है और उसी में शिक्षक की सफलता भी निहित होती है। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का व्यक्तित्व, उसकी कक्षा और छात्रों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता, है ना। जितना ज़्यादा हम छात्रों के साथ संबंध स्थापित करेंगे, साथ ही साथ व्यक्तित्व भी सही होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकल कारक यही चीज़ है। फिर है निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी प्रभावी शिक्षक के लक्षण है। एक के सिवाय मतलब एक को छोड़कर सभी प्रभावी शिक्षक के लक्षण क्या होने चाहिए इन चार में से, बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार का व्यवहार, ठीक है ना। उसके बाद शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ छात्र आपको एक ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? मान लो कि कोई छात्र आपको ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हैं, तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा उत्तर, बताइए इन चार में से। तो ऑप्शन नंबर बी, आप उन्हें धन्यवाद कहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद करना ही होता है। एक छात्र अपनी कक्षा में प्रायः देरी से आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, बताइए। यदि कोई देरी से आ रहा है तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देरी से आने का कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे। जब बहुत सारे छात्र नियमित रूप से परीक्षा में विफल होते हैं, क्या होते हैं? विफल। तो यह समझ जाना चाहिए, तो क्या समझ जाना चाहिए इन चार में से क्या होगा, बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है ना, प्रणाली में ही कुछ गड़बड़ी है तभी विफल हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर चलते हैं आगे। एक छात्र कुछ पाठ्यक्रम से असंबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? असंबंधित विषय पर प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। देखो, जब कोई विषय चल रहा है उसमें विषय से असंबंधित जो विषय है उस पर तुरंत आपको उत्तर नहीं देना है, कक्षा समाप्त होने के बाद पर्सनली उसको बुलाकर उत्तर देना है। फिर है किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, बताइए क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन नंबर सी, यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे, ठीक है ना। फिर है एक, आप शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, बताओ। रुचि बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे छात्र कक्षा में? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कुछ आपको करना है, सहायक सामग्री का भी प्रयोग करना है, विषय वस्तु पर चर्चा भी करना है ना, और प्रश्न भी पूछना है। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है शिक्षक का, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए।
छात्रों के बीच पनप रही अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बताओ क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि छात्र अनुपस्थित रह रहे हैं तो इसलिए ये गंभीर समस्या ही है। फिर जब कक्षा में कुछ छात्र प्रश्नों को हल करने के लिए मानकीकृत पुस्तकें दत्त विधि से हटकर किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास करें, मतलब किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ छात्र, तो शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे शिक्षक होने के नाते? तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है ना। फिर है प्राय पारंगत कक्षाओं में कक्षा कार्यों में से ज़्यादातर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? परंपरागत जो कक्षा है उसमें ज़्यादातर क्या सम्मिलित होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ठीक है ना, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक और निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया सम्मिलित होते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। आगे है, जब बच्चे कक्षा में शरारती तथा अवज्ञाकारी हो तो अध्यापक को जांचना चाहिए। अध्यापक को क्या जांचना चाहिए यदि छात्र शरारत कर रहा हो? क्या जांचना चाहिए बताइए? तो क्या हो जाएगा उत्तर इनमें से? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन विधियां और विषय ज्ञान को जांचना चाहिए। यदि छात्र कक्षा में शिक्षक के अनुदेश का पालन करने में सक्षम नहीं है, मतलब शिक्षक जो बोलते हैं तो वो पालन करने में सक्षम नहीं है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए फिर? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें। उपयुक्त उदाहरण के साथ, है ना। यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? रुचि नहीं ले रहे हैं तो क्या करेंगे आप? बताओ, बहुत आसान है। शिक्षण पद्धति की समीक्षा। आपको अपने आप शिक्षण पद्धति को ही समीक्षा करनी चाहिए कि क्या इसमें सुधार लाना है। फिर अनुसंधान से यह पता चलता है कि एक अध्यापक में स्नायविक अस्थिरता, नर्वस इंस्टेबिलिटी का सबसे अधिक निम्न लक्षण पाए जाते हैं। तो यदि स्नायविक अस्थिरता का सबसे अधिक कौन सा लक्षण पाया जाता है एक अध्यापक में? तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, विस्फोटक व्यवहार। ठीक है ना, व्यवहार में मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक जीवंत कक्षा स्थिति को दर्शाता है? जीवंत कक्षा स्थिति को कौन कौन दर्शाता है? बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्रों का वार्तालाप ही जीवंत कक्षा स्थिति है। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को निम्न उपाय करने चाहिए। क्या करनी चाहिए प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के साथ विनम्रता और दृढ़ता से व्यवहार करना चाहिए। प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो क्या करते हैं इनमें से जो लोकप्रिय होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी कक्षा के वातावरण का मूल तत्व है? बताइए, प्रभावी कक्षा के वातावरण के मूल तत्व कौन सा विकल्प है इनमें से? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत। फिर है 262वां, कक्षा शिक्षण के पहले दिन यदि छात्र एक शिक्षक को स्वयं का परिचय देने के लिए आग्रह करते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? बताइए, कोई छात्र है जो परिचय देना चाह रहा है किसी शिक्षक को, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना संक्षिप्त परिचय दे, ऐसा बोलना चाहिए। फिर है नैतिक मूल्यों को छात्रों के बीच प्रभावी ढंग से आत्मसात किया जा सकता है जब शिक्षक ऐसा क्या करे जो नैतिक मूल्यों को छात्रों के बीच आत्मसात कराया जा सके? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्वयं नैतिक मूल्य का अनुसरण करें। यदि स्वयं शिक्षक नैतिक मूल्य का अनुसरण करेंगे तो उसे ही देख करके छात्र छात्र भी उनका अनुसरण करेंगे। फिर है 264 का, मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक के साथ अपनी समस्या साझा करता
करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर भी जाता है। इसी ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए, तो कोई समस्या है छात्र की, तो वो छात्र शिक्षक को बताना चाह रहा है, तो क्या करना चाहिए फिर शिक्षक को? तो ये ऑप्शन देखिए कि ये ऑप्शन इस ये सही है या आगे तीन में इनमें से कोई सही है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उसकी उचित सहायता करें और उसके मनोबल को बढ़ाएं। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत कर कक्षा का अनुशासन भंग कर कर रहा हो, तो एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए? बताइए, कोई शरारत कर रहा हो जानबूझकर तो क्या होनी चाहिए शिक्षक के रूप में भूमिका? तो डी, उन्हें आत्मनिरीक्षण और व्यवहार में सुधार के लिए एक अवसर दे। एक शिक्षक के बारे में यह कह सकते हैं कि वो प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह है। यदि वो, क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न पूछे। फिर है शिक्षार्थियों का मूल्यांकन से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो है, और लगभग हर बार मूल्यांकन से एक ना एक प्रश्न पूछते ही पूछते हैं पेपर में, तो इसलिए अच्छे से देखिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है? बताइए, मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण इनमें से कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन को सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना जाता है। ये सब आपको नोट डाउन करके रखना है ताकि आप फ्यूचर में वो रिवीजन कर सके। निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए उपयुक्त है? ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन जो प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए उपयुक्त है, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, एकाधिक विकल्प हो और रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये इन दोनों के माध्यम से यदि मूल्यांकन करते हैं तो स्मरण शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है ना? फिर है निबंध प्रकार परीक्षण, मतलब निबंध लिख करके जो परीक्षण लिया जाता है, विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ये परीक्षण विश्वसनीय नहीं है। क्यों विश्वसनीय नहीं है? तो क्यों पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, उनकी जांच परीक्षक की मनोदशा से प्रभावित हो सकती है। क्योंकि जो जांच करेंगे या जो नंबर देंगे, वो उनकी मनोदशा पर भी वो डिपेंड करता है। यदि वो, मतलब है कि खराब माइंड में हो तो अच्छा लिखने वालों को भी कम नंबर दे सकता है, तो इसीलिए वो विश्वसनीय नहीं कहलाता ज़्यादातर। फिर है शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए एक आवश्यक है कि, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो कौन सा जगह उत्तर है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, आज की कक्षा यहीं तक। फिर अगली कक्षा में हम 271 से 300 पर्यंत, मतलब एक तरह से पूरा कर लेंगे एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड को।